नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की एक नई सीरीज शुरू की है, जिसमें कल हमारी पहली क्लास थी। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या चर्चा किया था? कल की क्लास में हमने पर्यावरण और सतत विकास के ऊपर जो है चर्चा की थी। ठीक है, कल की क्लास में हम पर्यावरण की डेफिनेशन देखे थे और उससे जो आए हुए कुछ PYQs थे, हमने उन पे चर्चा की थी। अब जैसे हमें जो कुछ साथियों को लगेगा कि हमने पर्यावरण के ऊपर जो उसकी डेफिनेशन थी उस पर बहुत थोड़ी सी चर्चा की है और हमने PYQs को दिखाया। ठीक है, तो हम आपके लिए बता दें कि यहाँ हम कोई यूनिवर्सिटी या फिर कोई कॉलेज के कोर्स को नहीं देख रहे हैं, जहाँ पे हम इन्वायरमेंट में घुस जाएंगे, 10 विद्वानों की जो है क्या देखेंगे, 10 विद्वानों की डिफिनीशन देखेंगे, आपको 10 तरीके की डिफिनीशन बताएं, फिर उसके अंदर घुस घुस के फर्जी की चीजें पढ़ाएं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जल क्या है, जीव क्या है, पादप क्या है, इतने ज्यादा घुस जाए जिसका यहाँ पे कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो हमने केवल उतना ही आपको बताया जितना कि क्वेश्चन देखिए, हमने आपको क्वेश्चन दिखाए हैं PCS और यूपी आरओ में उस टॉपिक से, यानी कि जो पर्यावरण केवल उसकी डिफिनीशन वाला जो टॉपिक है, वहां से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो उसकी डिफिनीशन और घटक तक ही सीमित है। ठीक है, और उससे जो जुड़े हुए पॉइंट्स हैं वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं, उन चीजों को पूछा गया है, तो उनको हम पढ़ेंगे। लेकिन उस डिफिनीशन में हमें उतना ही पढ़ना था। हमारे कुछ साथियों को कंफ्यूजन रहा होगा कि हमने बहुत थोड़ा सा पढ़ा था। थोड़ा सा आज की क्लास में हम ओवरव्यू दे रहे हैं अपने कोर्स का, ताकि आप लोगों के दिमाग में पढ़ने से पहले क्लियरिटी हो कि किनको इस क्लास में आना है। देखिए, हमारे इस क्लास का उद्देश्य है कि हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते टाइम, अभी हमारा क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य जो साथी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनको लेखपाल का मेंस क्वालिफाई करना है। ठीक है, और इस क्लास को हमने बताया कि ऐसे हमने इतना मतलब इसमें कंटेंट लाया है कि आप अगर यूपी आरओ की परीक्षा दे रहे हैं या फिर यूपी पीसीएस प्री की बात करें, मेंस की गारंटी नहीं ले रहे हैं, प्रीलिम्स तक के लिए जो इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो टू द पॉइंट, जहां से जिस चैप्टर से जिस पॉइंट से जिस टॉपिक से जितनी चीजें PYQs में आए हुए हैं, हम उसी PYQs के इर्द गिर्द आपको पढ़ाएंगे। पहली चीज तो ये आप लोग दिमाग में क्लियर कर लीजिए, फर्जी की चीजें नहीं पढ़ाएंगे। जहां पे जितनी चीजों की आवश्यकता होगी वहां पे उतनी चीजों को पढ़ाया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज आज की क्लास में ये बता दें कि जैसे कि हमने कल क्या देखा था, हमने देखा था कि पहले हमने आपको PYQs पढ़ाए थे, अरे सॉरी, पहले हमने आपको क्या किया था, पहले हमने आपको जो है पढ़ाया था कंटेंट जो भी हमारी क्लास में था, पर्यावरण की डिफिनीशन क्या थी, सतत विकास से संबंधित जो चीज़ थी। उसके बाद हमने आपको PYQs दिखाए थे और बोला था कि आप लोग इसको घर से सॉल्व करिएगा, और एक दो PYQs हमने सॉल्व भी करवाया था। लेकिन आज की क्लास में हम बता दें कि आज से हम थोड़ा सा सोचें कि परिवर्तन कर लें, आप लोगों के लिए अच्छा होगा। वो परिवर्तन क्या है? पहले हम जैसे अपनी चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करेंगे। ठीक है, कंटेंट देखेंगे, अपना जो टॉपिक्स है उनको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कितने अच्छे से पढ़ेंगे वो हमने बता दिया कि भाई हमारा उद्देश्य पेपर को निकालना है। तो पेपर के इर्द गिर्द जो PYQs पूछा हुआ क्वेश्चन है और जो आपका सिलेबस है, उसी को सामने रखकर कंटेंट ये बनाया गया है, और वही उतनी चीजें देखेंगे जितनी कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कम लग रही हैं तो कोई बात नहीं, आप जाइए फालतू की चीजें पढ़िए, और अगर आपको ज्यादा लग रही है तो भैया कम से कम इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। दो चीजें आपसे कह देना चाहते हैं। और हाँ, तीसरी चीज जो अभी बता रहे हैं वो ये है कि हमने क्या अभी बोला कि पहले तो हम देखेंगे आपका जो कंटेंट है वो देखेंगे, और जैसे जब एक टॉपिक पढ़े, दो टॉपिक, जब दो तीन टॉपिक पढ़ लेंगे तो हमारी एक PYQs की क्लास आएगी। बेसिकली उसमें जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए MCQs हैं और कुछ नए MCQs आपकी प्रैक्टिस के लिए लाए जाएंगे। ये सारी चीजें बिल्कुल आपके लिए फ्री हो रही हैं। फिर PYQs की जो क्लास है आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो आज जो है, कल हमने क्या देखा था, जो सतत विकास देखा था, आज उसी सतत विकास के जो है आगे हम कुछ और देख। तो आज हमने और क्या देखेंगे, क्योंकि हमने जो है कुछ चीजें समझा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ और टॉपिक्स हैं जो कि सतत विकास से जुड़े हुए हैं। तो उसी सतत विकास को आज हम थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम आपके दिमाग में एक माइंड मैप बना के सारी चीजें आपको क्लियर करेंगे। उसके बाद हमने PPT तैयार की है, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पहले आप समझिए, फिर आपके लिए नोट्स हैं, आप वहां से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो कल हम लोगों ने एक चीज, हाँ यही, कल हम लोगों ने क्या देखा था? हमने देखा था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किस चीज की? सतत विकास की। ठीक है, यहाँ हमने एक चीज की चर्चा की थी, क्लब ऑफ रोम। ठीक है, क्लब ऑफ रोम, जिसके बारे में डिस्कशन नहीं किया था हमने, आपको Rio+20 के बारे में बताया था थोड़ी सी। तो आज यही क्लब ऑफ रोम से इस Rio+20 सम्मेलन तक की विकास यात्रा देखेंगे, इसके बीच में क्या क्या हुआ। ठीक है, क्या क्या हुआ और वहां से क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाइए, एकदम अपने आप को एकदम अपना एकाग्र जो है, एकाग्रता इस बोर्ड पे बनाइए। ठीक है, एकदम कंसंट्रेशन बना लीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें समझने वाले हैं जहाँ पे समझने में आपको दिक्कत होती है। फैक्ट्स हैं, लेकिन फैक्ट्स को हम एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये कहानी शुरू होती है, सबसे पहले एक रिपोर्ट आती है, एक थिंक टैंक होता है जिसका नाम था क्लब ऑफ रोम। क्या नाम था उस थिंक टैंक का? उस, एक सेकेंड, थोड़ा सा इशू है। एक थिंक टैंक जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था क्लब ऑफ रोम। ठीक है, लिखते चलिए, थोड़ा सा क्लास अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। क्लब ऑफ रोम नाम का क्या था? एक थिंक टैंक था। ये क्या था? ये एक थिंक टैंक था, एक थिंक टैंक था। ठीक है, इसने क्या किया? इसने 1972 में एक रिपोर्ट पब्लिश की। कब? 1972 में एक रिपोर्ट पब्लिश की। क्या पब्लिश की? एक रिपोर्ट पब्लिश की। ठीक है,
और उस रिपोर्ट का क्या नाम था, जो रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश की उस रिपोर्ट का नाम था द लिमिट्स टू ग्रोथ। द लिमिट्स टू ग्रोथ। द लिमिट्स टू ग्रोथ। यानी कि क्लब ऑफ रोम ने 1972 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसका नाम था द लिमिट्स टू ग्रोथ। इस रिपोर्ट में क्या था, इस रिपोर्ट में बेसिकली यही था कि जैसे हमारी आबादी वर्तमान में बढ़ रही है, ठीक है, जैसे हमारी आबादी बढ़ रही हो, जो हमारी ज़रूरतें हैं और जो हम आर्थिक विकास कर रहे हैं और जो संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, इसी प्रकार यदि हम संसाधनों का दोहन करते रहे आर्थिक विकास के चक्कर में और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो एक दिन हमारे जो संसाधन है ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि संसाधन जो है सीमित होते हैं। संसाधन क्या है, सीमित है। संसाधन जो है अंततः अंततः सीमित हैं। सीमित हैं तो ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है, सीमित है तो ये खत्म हो जाएंगे। आपको यही इतना याद रखना है। इसका जो है डायरेक्ट और कोई डायरेक्ट संबंध नहीं था सतत विकास से, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। सतत विकास से इसका कोई डायरेक्ट संबंध नहीं था, लेकिन संबंध तो नहीं था, लेकिन इस रिपोर्ट ने जो है एक पृष्ठभूमि बनाई कि सतत विकास जो आपका हम आगे देखते हैं सतत विकास का कॉन्सेप्ट आता है, वो उसकी पृष्ठभूमि इसी रिपोर्ट से बनती है। अब क्या हुआ, अब आखिरकार इस रिपोर्ट ने जो है इस बात पर डिस्कशन शुरू कर दिया। किस बात पर, किस विकास पर डिस्कशन शुरू कर दिया कि भैया जो संसाधन हैं, जो संसाधन हैं वो तो सीमित हैं। संसाधन क्या हैं, सीमित हैं। तो क्या इन सीमित संसाधनों से अनंत विकास संभव है? अनंत विकास संभव है? क्या इन सीमित संसाधनों से अनंत विकास संभव है? तो इसका उत्तर मिला नहीं। नहीं तो कितना विकास संभव है? तो कितना विकास संभव है, यानी कि विकास उतना ही हो जो पर्यावरण और आर्थिकी, पर्यावरण और आर्थिकी यानी कि आर्थिक रूप से दोनों लक्ष्यों को संतुलित करे, दोनों लक्ष्यों को संतुलित करे, संतुलित करे, ठीक है। बेसिकली इस रिपोर्ट ने क्या किया, जो क्लब ऑफ रोम ने 1972 में रिपोर्ट पब्लिश की द लिमिट टू ग्रोथ, उस रिपोर्ट के आने के बाद, जिस रिपोर्ट ने यह बताया कि संसाधन अंततः सीमित हैं, उस रिपोर्ट के आने के बाद एक डिस्कशन शुरू होता है कि क्या सीमित संसाधनों के साथ अनंत विकास संभव है। तो उसका अंततः परिणाम यह मिलता है कि नहीं, अनंत विकास संभव नहीं है सीमित संसाधनों के बाद साथ। तो पूछा गया कि क्या किया जाए, कितना विकास संभव है, तो उसका आंसर मिला कि पर्यावरण और आर्थिक जो है दोनों चीजों में संतुलन, यानी कि आर्थिक विकास और पर्यावरण दोनों के बीच संतुलन बैठाया जाना चाहिए। तो इसी, अब हम पृष्ठभूमि बना रहे हैं, तो इसी जो ये रिपोर्ट थी, इसके बाद हम देखते हैं 1987 में, 1987 में 1987 का टाइम आता है। अब ये पृष्ठभूमि बन चुकी है। बस मोटी चीज़ें आपको यहाँ से ये याद रखनी है कि इस जो ये रिपोर्ट है आपकी 1972 की क्लब ऑफ रोम, इसका डायरेक्टली सतत विकास से कोई संबंध नहीं था, लेकिन ये सतत विकास के कॉन्सेप्ट के लिए एक पृष्ठभूमि, एक बैकग्राउंड तैयार किया, ठीक है। अब हम 1987 पे आते हैं। तो 1987 में क्या होता है, 1987 में एक रिपोर्ट आती है। क्या आती है, एक रिपोर्ट आती है, जिस रिपोर्ट का नाम था, जिस रिपोर्ट का क्या नाम था, इस रिपोर्ट का नाम था जिसको ब्रेंटलैंड, ब्रेटलैंड रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को क्या बोला गया, ब्रेटलैंड रिपोर्ट। और ये किस शीर्षक से आती है, इस रिपोर्ट के शीर्षक का जो नाम था वो था हमारा साझा, हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य, यानी कि आवर, इंग्लिश में आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा, हमने देखा कि भैया ये चीज़ें देख ली। 1972 के बाद 1987 का टाइम आता है, एक रिपोर्ट आती है जिसको कि हम लोग ब्रेटलैंड रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। और इस रिपोर्ट का जो शीर्षक था वो था हमारा साझा भविष्य या फिर आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। रिपोर्ट कब आई, 1987 में। इस रिपोर्ट में सबसे पहले जो है सतत विकास, सतत विकास की परिकल्पना आई। सतत विकास की परिकल्पना, सतत विकास की परिकल्पना इस रिपोर्ट में सबसे पहले आई। परिकल्पना का मतलब कि सतत विकास क्या है, इसमें परिभाषित किया गया कि आखिरकार सतत विकास, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर मिला कि आखिरकार विकास कहाँ तक हो, विकास कैसे हो, आर्थिक विकास और पर्यावरण के बीच में संतुलन कैसे स्थापित किया जाए, उसी सब का सोल्यूशन निकल के आया सतत विकास। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि सतत विकास क्या है। जो हमने कल डिफिनीशन देखी थी ना, कल हमने डिफिनीशन देखी थी कि सतत विकास क्या है। सतत विकास क्या है कि जो वर्तमान की जरूरतों को तो पूरा रखे, किंतु भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर। सारी चीजें हमने कल की क्लास में ये चीज देखी है, तो अभी फिर से लिखने का कोई मतलब नहीं, हालांकि पीपीटी में लिखा हुआ है, अभी हम समझ रहे हैं। सतत विकास क्या है, यानी कि सतत विकास की इस रिपोर्ट में परिभाषा बताई गई। क्या बताई गई, परिभाषा, और सतत विकास पर चर्चा की गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सतत विकास की परिकल्पना सबसे पहले कहाँ आई, तो आपको क्या आंसर देना है, 1987 ब्रेटलैंड रिपोर्ट में, ठीक है, जिसका शीर्षक क्या था, हमारा साझा भविष्य या फिर आवर कॉमन फ्यूचर। यहां तक की चीजें आप लोग समझे, ठीक है, समझते चलिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें ब्रेटलैंड रिपोर्ट में घुस के देखना है क्या थे, क्या चीजें थी, और भी अन्य महत्वपूर्ण चीजों को देखना है, तो कोई जरूरत नहीं है। उतनी ही महत्वपूर्ण चीजों को देखिए जितना कि आपके लिए जरूरी है हमारे हिसाब से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 1987 के बाद एक टाइम आता है,
एक टाइम मतलब कि आपका 1992 का समय आता है, 1992 का समय, ठीक है। 1992 का समय आता है। 1992 में क्या होता है, 1992 में एक सम्मेलन होता है। एक सम्मेलन होता है कहाँ पे, ब्राज़ील में। कहाँ पे होता है, एक सम्मेलन होता है, एक सम्मेलन होता है। सम्मेलन कहाँ होता है, तो सम्मेलन होता है आपके ब्राज़ील में। ब्राज़ील में, ब्राज़ील में कहाँ होता है, तो ब्राज़ील का एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो। क्या नाम है, रियो डी जेनेरियो। ये ब्राज़ील का शहर है। इस शहर में होता है एक सम्मेलन। इस शहर में क्या होता है, एक सम्मेलन। अब क्योंकि ये सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ है, इसीलिए इसको बोला जाता है रियो सम्मेलन। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रियो सम्मेलन। रियो सम्मेलन, ठीक है। रियो सम्मेलन के अलावा इसको एक और नाम दिया गया, रियो पृथ्वी सम्मेलन। रियो पृथ्वी सम्मेलन, या फिर केवल इसको पृथ्वी सम्मेलन भी बोला जाता है। तो ये सम्मेलन कहाँ हुआ, 1992 में, ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में, इसीलिए इसको रियो सम्मेलन भी बोला जाता है। ये क्या था, ये 1900 जो हम देख रहे हैं 92 में हुआ सम्मेलन, ये क्या था, तो ये जो है यूएन का जो है पर्यावरण और विकास सम्मेलन था। यूएन का पर्यावरण और विकास सम्मेलन था। यूएन का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। क्लास बहुत धीरे धीरे आप चल रही है, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि चीज़ें आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो और चीज़ें आपको समझ में आए, क्योंकि फैक्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा धीरे पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। कंटेंट आपका बहुत अच्छा है। इसका क्या नाम था, इसका सॉरी ये क्या थी, ये यूएन के पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। यह सम्मेलन कहाँ हुआ, यह सम्मेलन आपके ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ, जिसको कि पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, किस लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हुई वो आपकी ये हुई कि इसमें 300 पेजों की एक कार्य योजना बनाई गई। 300 पेज की एक कार्य योजना बनाई गई। क्या बनाई गई, एक कार्य योजना बनाई गई। किस चीज़ की कार्य योजना, कार्य योजना मतलब किसी कार्य को करने की योजना। तो किस कार्य को करने की योजना बनाई गई, किस कार्य को करने की योजना बनाई गई, तो वो था आपका सतत विकास की प्राप्ति हेतु। सतत विकास की प्राप्ति हेतु, सतत विकास की प्राप्ति हेतु, सतत विकास की प्राप्ति हेतु किस चीज की कार्य योजना बनाई गई, तो सतत विकास की प्राप्ति के लिए कार्य योजना बनाई गई। कितने पेजों की थी, तो 300 पेजों की ये कार्य योजना थी, ठीक है। चलिए, इस कार्य योजना को जो है हम लोग, इस कार्य योजना को हम लोग एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। एजेंडा 21 के नाम से भी इस कार्य योजना को जाना जाता है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई, एकदम सिंपल। क्या था, फिर हम एक बार समझ लेते हैं। 1992 के जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसका, तो 1992 का समय था। एक सम्मेलन हुआ ब्राज़ील के किस शहर में, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में। यह क्या था सम्मेलन, यह किस प्रकार का सम्मेलन था, तो यह यूएन का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था, ठीक है। इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, या फिर रियो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। रियो नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के शहर में हुआ था। इस सम्मेलन में 300 पेज की एक कार्य योजना बनाई गई। कार्य योजना किस चीज की थी, किस कार्य को करने की योजना थी, तो सतत विकास की प्राप्ति हेतु जो है कार्य योजना बनाई गई, जिसको कि एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहां तक की चीजें समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1992 के बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, 5 साल, कितने साल, 5 साल, 5 वर्ष आप और आगे बढ़िए। 5 वर्ष के बाद क्या आएगा, 1997 आएगा, ठीक है। 1997 में फिर एक सम्मेलन हुआ, फिर एक सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन कहाँ हुआ, तो यह सम्मेलन आपके जोहान्सबर्ग में हुआ। कहाँ पे हुआ, 1997 का सम्मेलन, यह सम्मेलन आपका हुआ जोहान्सबर्ग में। कहाँ पे हुआ, जोहान्सबर्ग में फिर एक सम्मेलन हुआ, जोहान्सबर्ग में, ठीक है। देखिए ये सम्मेलन कब हो रहा है, ये सम्मेलन रियो के 5 साल बाद हो रहा है, तो इस सम्मेलन को बोला गया रियो +5। ये चीज समझ गए, रियो के 5 साल बाद हुआ तो इसको बोला गया रियो +5। कब हुआ, 1997 में। कब हुआ ये, इसी जब रियो +5 हो गया तो 92 5 97 कहाँ हुआ, जोहान्सबर्ग में। इसके बारे में एक चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पे जो एजेंडा 21 आया था, एजेंडा 21 यानी कि जो 300 पन्नों की कार्य योजना आई थी, तो इसी के मूल्यांकन के लिए, इसी के मूल्यांकन के लिए, इसी के मूल्यांकन के लिए, यानी कि एजेंडा 21 के तहत जो उठाए गए कदम हैं, जो उठाए गए कदम हैं, उठाए गए कदम हैं, उनके मूल्यांकन हेतु ये जो है सम्मेलन हुआ कि भैया 1997 में हमने डिसाइड कर लिया कि हम सतत विकास की प्राप्ति हेतु कौन से कदम उठाएंगे। उन्हीं कदमों के लिए 300 पन्नों की कार्य योजना बनाई गई, ठीक है, बना ली गई। तो फिर अच्छा कोई देश कदम उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है, संपूर्ण विश्व में इस
कार्य योजना को लागू किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, जो हमने लक्ष्य रखा है उन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा रही है कि नहीं की जा रही, इसी के लिए 5 साल बाद फिर एक सम्मेलन होता है जोहान्सबर्ग में, जिसको कि रियो+5 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसके 5 साल बढ़िए, इसके 5 साल बाद और अब आ गया आपका समय 2002 का। क्या आ गया समय? 2002 का। आपका समय आ गया कब का? 2002 का। कुछ चीजें देखते चलिए। देखिए ये हो रहा है रियो, जो आपका यहाँ पे रियो सम्मेलन हुआ था उसके 5 साल बाद ये हुआ रियो+5। अब ये रियो के 10 साल, 1992 में 10 जोड़िए तो रियो+5, रियो+10 2002, तो इसको रियो+10 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका हुआ कहाँ? तो ये आपके उसी शहर में हुआ। शहर का क्या नाम है? उस शहर के आपका नाम है, क्योंकि पेन का कलर नहीं सही है, उस शहर का नाम है आपके रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो। एक सेकेंड, एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे ये जो है आपका रियो में नहीं हुआ था, थोड़ा सा यहाँ पे त्रुटि हो गई है, और ये आपके जोहान्सबर्ग में नहीं हुआ था, इसको थोड़ा सा इधर उधर, यही बस ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। तो ये जो रियो+5 हुआ था ये आपका न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क कहाँ है? न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क कहाँ है आपका? यूएसए में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, यूएसए में। और जो जोहान्सबर्ग हुआ था वो जो आपका रियो+10 है ये आपके जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जोहान्सबर्ग में। तो इसको लिखिए जोहान्सबर्ग, ये थोड़ा सा हो गई थी गलती। ठीक है, रियो+10 कहाँ हुआ था? आपकी जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि अब हम रियो के 10 वर्ष आगे आ गए हैं, और वो हमारा वर्ष कौन सा है? 2002। 2002 में जोहान्सबर्ग में फिर एक सम्मेलन होता है। ठीक है, फिर एक सम्मेलन होता है, और इसके बारे में आपको कुछ नहीं याद रखना है, इसमें इससे जुड़ी हुई केवल एक ही पॉइंट है, उसको आपको ये याद रखना है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को अपनाया गया इस सम्मेलन में। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को इसमें अपनाया गया इस सम्मेलन में। ठीक है, जिसको कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी कहा जाता है, MDGs। MDGs जो है, जब SDG आएंगे, अभी हम सतत विकास पे नहीं पहुंचे हैं, ये जो MDG जब सतत विकास आता है तो वो MDG को ही रिप्लेस करता है। ठीक है, अभी आप ये इतना ही समझिए कि इसको क्या, मिलेनियम, M फॉर मिलेनियम, D फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, और G फॉर गोल्स, G फॉर गोल्स। ठीक है, इंग्लिश में ही लिख दीजिए, G फॉर गोल्स। ठीक है, तो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को कब अपनाया गया? तो 2002 के रियो+10 सम्मेलन में इसको अपनाया गया। अब यहाँ से देखिए, अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं अपने आज की क्लास में। जो दूसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन है उसका नाम है रियो+20। क्यों रियो+20 है? अब तक आप लोग समझ चुके होंगे कि ये रियो के 20 साल आगे होगा। 10 जो रियो+10 था वो 10 वर्ष आगे था, तो रियो+20 कितने? 20 वर्ष आगे होगा किसके? रियो के। तो ये कब हो रहा है? 20 साल जोड़ दीजिए, तो हमें क्या आंसर मिला? 2012। अब ये हो कहाँ रहा है? तो रियो+20 सेम आपके उसी शहर में हो रहा है जहाँ पे हमने देखा था अभी उसको 1992 में, रियो डी जेनेरियो। सेम उसी शहर में, रियो डी जेनेरियो शहर में आपके ये फिर से हो रहा है। ठीक है, ये क्या था, किस प्रकार का सम्मेलन था? तो ये सतत विकास का, सतत विकास पर, सतत विकास पर, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र महासम्मेलन था। संयुक्त राष्ट्र महासम्मेलन था, संयुक्त राष्ट्र महासम्मेलन था। ठीक है, महासम्मेलन था। किसका महासम्मेलन था? संयुक्त राष्ट्र था। किस मुद्दे पर? तो सतत विकास के मुद्दे पर। ठीक है, अच्छा, ये सम्मेलन जो है ना वो बेसिकली फोकस था 2 प्रश्नों पर। इस सम्मेलन में जो है बेसिकली 2 प्रश्नों पर चर्चा की गई। पहला प्रश्न था कि सतत विकास और ग्रीन इकोनॉमी, हरित अर्थव्यवस्था, यानी कि हरित अर्थव्यवस्था का मतलब जिसमें कि इन्वायरमेंट पे जो फोकस्ड हो, जो अर्थव्यवस्था। ठीक है, इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखें, अर्थव्यवस्था, इसके बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए, और गरीबी से लोगों को कैसे निजात दिलाई जा सके। गरीबी से निपटने के लिए बेहतर विकल्प क्या हो सकते हैं? गरीबी से निपटने के लिए बेहतर विकल्प क्या हो सकते हैं? बेहतर विकल्प क्या हो सकते हैं? इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई। अच्छा, चर्चा हुई तो जैसे जितने भी आपके सम्मेलन होते हैं उनकी रिपोर्ट जब प्रकाशित होती है वो किसी न किसी नाम से प्रकाशित होती है। ठीक है, किसी न किसी नाम से प्रकाशित होती है। तो इसकी जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट का नाम था आपके द फ्यूचर वी वांट। इसकी जो रिपोर्ट आई वो किस नाम से आई? इसकी जो रिपोर्ट आई वो किस नाम से आई? इसको आप याद रखिएगा, सारी रिपोर्ट्स के नाम, द फ्यूचर, द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, ये चीज समझ गए आप। इसकी जो रिपोर्ट आई किस नाम से आई? द फ्यूचर वी वांट। उसके बाद इसी में कॉल ऑफ एक्शन के परिणाम के तहत, यानी कि इस जो आपका सम्मेलन है, इस सम्मेलन के कॉल ऑफ एक्शन, कॉल ऑफ एक्शन परिणाम के तहत
कॉल ऑफ एक्शन परिणाम के तहत एक पार्टनरशिप का गठन किया गया, एक पार्टनरशिप की स्थापना की गई। उस पार्टनरशिप का क्या नाम था? उस पार्टनरशिप को कहते हैं PAGE, पेज। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। द पार्टनरशिप, लिख लीजिए आप लोग, द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए। तो इसके बारे में आपको कितनी चीजें याद रखनी है कि भैया रियो के 20 साल बाद रियो +20 का आयोजन होता है। रियो के 20 साल यानी कि 1992 धन 20 बराबर 2012 कहां पे होता है? सेम उसी शहर जहां पे 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरियो। हम आपको बार बार इसीलिए बोल रहे हैं कि चीजें आपको रिवाइज्ड हो जाए। ठीक है, जब रिवीजन आपके दिमाग में बार बार हम वही चीज बोलेंगे तो फैक्ट आपके दिमाग में याद हो जाएगा। ठीक है, सतत विकास पर ये क्या था? ये सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का महासम्मेलन था। फोकस कहां था? फोकस था इसका कि सतत विकास और हरित अर्थव्यवस्था पर, साथ साथ गरीबी को हटाने के लिए बेहतर विकल्पों की खोज के लिए। इसकी जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई वो किस नाम से? द फ्यूचर वी वांट के नाम से। और इसमें कॉल ऑफ एक्शन के तहत के परिणामों के तहत एक पार्टनरशिप की स्थापना की गई जिसका नाम था द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। ठीक है, इससे रिलेटेड इतनी ही चीजें याद रखनी है। अब आते हैं सन 2015 में, इसके 3 वर्ष बाद सन 2015 में प्रवेश कर चुके हैं। आज की क्लास का अंतिम टॉपिक ये है। 2015 में प्रवेश कर चुके हैं। 2015 में क्या होता है? यूएन का 70वां जो है शिखर सम्मेलन हो रहा था। ठीक है, शिखर सम्मेलन 2015 में शिखर सम्मेलन हुआ, यूएन का 70वां। ठीक है, एक सेकंड, एक चीज और आपको बताते हैं। इसी में जो है, इसी आपके 2012 में एक पॉइंट और आप लोग याद कर लीजिए। इसी 2012 में अभी हमने सतत विकास को देखा। अभी एक नई चीज आती है जिसको कि सतत विकास लक्ष्य बोला गया है। सतत विकास लक्ष्यों का प्रस्ताव। सतत, आपसे पूछा जाए सतत विकास का कॉन्सेप्ट कब आया तो आप क्या बताएंगे? देखिए यहाँ पे हमने देखा था सतत विकास की परिकल्पना 1987 के ब्रिटलैंड रिपोर्ट में आई, लेकिन सतत विकास लक्ष्यों का प्रस्ताव कब आया? तो सतत विकास लक्ष्यों का प्रस्ताव आया जो है 2012 रियो +20 सम्मेलन में। अब देखिए, अब इस सम्मेलन में, इसको इसीलिए यहाँ पे बताएं कि अब इस सम्मेलन में यूएन के जो 70वां शिखर सम्मेलन होता है, इसमें इन जो सतत विकास लक्ष्यों को, सतत विकास जो लक्ष्य हैं आपको, इनको अपनाया जाता है। इनको क्या किया जाता है? अपनाया और अंगीकृत किया जाता है। दुनिया के द्वारा इनको अपनाया और अंगीकृत किया जाता है। और हमने देखा कि जो अभी आपका एक लक्ष्य को देखा, एमडीजी को देखे ना, एमडीजी को हमने कहाँ देखा था? यहाँ पे देखा था ना, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 2002 में जिसको अपनाया गया था, उन्हीं सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को ये जो है एसडीजी आपका रिप्लेस करता है। यानी कि सतत विकास लक्ष्यों को एमडीजी के स्थान पर एसडीजी को अपनाया गया। एसडीजी सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया गया। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य क्या थे और ये कैसे लक्ष्य थे? तो पहले हम समझते हैं क्या थे और कैसे। तो पहले इनका उद्देश्य समझिए। इनका उद्देश्य क्या था? सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य से ही आप चीजें समझ जाएंगे। इनका उद्देश्य था कि आने वाले 15 साल में, नेक्स्ट 15 ईयर में हमें गरीबी खत्म करनी है। हमें इस संसार से, मतलब अब इस दुनिया से गरीबी खत्म करनी है, भूखमरी भी खत्म करनी है और लैंगिक समानता लानी है। बेसिकली ये जो 3 इंपॉर्टेंट लक्ष्य थे सतत विकास लक्ष्यों को, ठीक है, सतत विकास लक्ष्यों के ये 3 इंपॉर्टेंट लक्ष्य थे। और ये क्या थे? तो ये 17 लक्ष्यों को लाया गया और इन उद्देश्यों की प्राप्ति इन 17 लक्ष्यों के माध्यम से आने वाले 15 साल में हमें करनी थी। ठीक है, यही आपके सतत विकास लक्ष्य कहलाए। ठीक है, और इन सतत विकास लक्ष्यों को एक रिपोर्ट के तहत लाया गया। यानी कि इसमें जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट का क्या नाम था? अपनी दुनिया में बदलाव। रिपोर्ट का नाम था अपनी दुनिया में बदलाव, टिकाऊ विकास के लिए 2030 का एजेंडा 15 में आया। आगे आने वाले 15 साल कितने हो जाएंगे? 30। तो अपनी दुनिया में बदलाव, टिकाऊ विकास के लिए 2030 का एजेंडा। और इसी रिपोर्ट के अंतर्गत आपके इन 17 लक्ष्यों को लाया गया, जिनका उद्देश्य क्या था? आने वाले 15 सालों में गरीबी, भूखमरी और लैंगिक समानता की स्थापना करना तथा गरीबी और भूखमरी को समाप्त करना। ये कब आए? इनको कब अपनाया गया? तो 2015 में। लेकिन इनका प्रथम बार प्रस्ताव कब आया? तो 2012 में। पूछा जाए कि सतत विकास लक्ष्यों
सतत विकास लक्ष्य हो गए। पूछा जाए केवल जो सतत विकास है इसकी परिभाषा, पहले तो सतत विकास क्या है, तो सतत विकास की जो परिभाषा यानी कि इसकी परिकल्पना कब आई, तो इसकी परिकल्पना आई आपके 1987 के ब्रिटलैंड रिपोर्ट में। आज हमने पूरी आज की क्लास हम थोड़ा एकदम स्लो मोशन में पढ़ाए हैं आपको चीज़ों को, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, आपको याद हो। हमने एक विकास यात्रा आपको बताई, इसमें सारा फैक्ट ही फैक्ट है, कोई स्टोरी नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फैक्ट ही फैक्ट है। लेकिन हमने कोशिश की कि फैक्ट भी आपको एक स्टोरी की जैसे कि याद हो, सारी चीज़ें पीपीटी पे लिखी हैं। एक बार हम यही सोच रहे हैं रिवीजन कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपका एक माइंड मैप बना हुआ है। फिर हम चलेंगे पीपीटी पे, आप वहाँ से आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा स्पीड में देखेंगे। देखिए हमने देखा कि भैया क्लब ऑफ रोम था, क्या था ये आपका था एक थिंक टैंक जिसने की एक रिपोर्ट प्रकाशित की 1972 में। रिपोर्ट का क्या नाम था, द लिमिट टू ग्रोथ। इस रिपोर्ट में चर्चा की गई कि संसाधन जो है अंततः सीमित है, तो डेवलपमेंट कितना हो सकेगा, क्या सीमित संसाधनों के साथ असीमित विकास हो सकेगा, तो इसका उत्तर मिला नहीं। यानी कि इसी विषय पर चर्चा होने लगी कि सीमित संसाधनों पर क्या असीमित डेवलपमेंट हो सकता है। तो इसी के बीच में 1987 में हम देखते हैं एक रिपोर्ट आती है, ब्रिटलैंड रिपोर्ट, जो कि इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देती है, सीमित संसाधनों और विकास के मध्य सामंजस्य बैठाने की कोशिश करती है। और वह सामंजस्य जो होता है वो सतत विकास के नाम से आता है। सतत विकास क्या है, सतत विकास की क्या परिकल्पना है, इसके बारे में सबसे पहले 1987 की ब्रिटलैंड रिपोर्ट में बताया गया, जिसका शीर्षक क्या था, हमारा साझा भविष्य, यानी कि आवर कॉमन फ्यूचर। फिर आगे बढ़ते हैं 1992 में एक सम्मेलन होता है ब्राजील में। ब्राजील में कहाँ, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में। यह सम्मेलन किस प्रकार का था, तो यह यूएन का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। इस विकास सम्मेलन को पृथ्वी रियो सम्मेलन या रियो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या हुआ, इसमें 300 पन्नों की एक कार्य योजना प्रस्तुत की गई। इस कार्य योजना का उद्देश्य क्या था कि सतत विकास की प्राप्ति कैसे की जा सके। जिस सतत विकास की संकल्पना कब आई, ब्रिटलैंड रिपोर्ट में आई। अब सतत विकास की प्राप्ति के लिए क्या किया जाए, ठीक है। तो एजेंडा 21, इस रिपोर्ट को एजेंडा 21 के नाम से भी जाना गया, ठीक है। फिर इसके 5 साल बाद इसका मूल्यांकन करने हेतु तो रियो +5 का आयोजन 1997 में यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में हुआ, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 5 वर्ष और आगे बढ़ते हैं, यानी कि रियो के 10 साल बाद 2002 में जोहान्सबर्ग में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को लाया गया, उनको अपनाया गया। फिर हमने देखा कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जो थे ये जो है हमारी आवश्यकताओं को नहीं पूरा कर रहे थे। हमने देखा कि अभी कुछ ना कुछ सतत विकास की प्राप्ति में कुछ ना कुछ बाधाएं हैं, उनको कैसे दूर किया जाए। तो रियो +20 का आयोजन 2020 में होता है रियो डी जेनेरियो शहर में, ठीक है। ये क्या था, ये सतत विकास पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र का महासम्मेलन था। फोकस था कि सतत विकास और हरित अर्थव्यवस्था को कैसे अपनाया जाए, गरीबी को हटाने के लिए बेहतर विकल्प क्या हो सकते हैं। और जो इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई वो द फ्यूचर वी वांट के नाम से प्रकाशित हुई, ठीक है। इसमें कॉल ऑफ एक्शन परिणाम के तहत पेज नाम की एक पार्टनरशिप का भी गठन किया गया, ठीक है। 2012 में जो है सतत विकास लक्ष्य, जो कि 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, उनकी एक प्रस्तावना इसमें लाई गई, उनको प्रस्तावित किया गया। और अंततः इन सतत विकास लक्ष्यों को 2015 में यूएन के 17वें ठीक है 17वें शिखर सम्मेलन में अपना लिया जाता है। और किस रिपोर्ट में इन चीज़ों को अपनाया गया, ये जो थी रिपोर्ट, इसका नाम था अपनी दुनिया में बदलाव, टिकाऊ विकास के लिए 2030 का एजेंडा। सतत विकास लक्ष्य कितने थे, तो ये 17 थे। इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य है कि आने वाले 15 सालों यानी कि 2015 से 2030 के बीच में गरीबी, भुखमरी और लैंगिक समानता को स्थापित किया जा सके। अब ये 17 लक्ष्य कौन से हैं हम आपको बता देंगे, ठीक है, पीपीटी में दिखा देंगे। चलिए बढ़ते हैं आप पीपीटी की ओर। हाँ, आप लोग पीपीटी में तो हम सारे पॉइंट है ही हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग अगर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमने एक माइंड मैप बनाया है, यहाँ पे सारे फैक्ट यहाँ पे भी हैं। क्लैरिटी के साथ आप जैसे पढ़ते हैं ना, तो इस तरीके से चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने टाइम दे दिया है। चलिए बढ़ते हैं आप पीपीटी की। सेम चीज़ें आपके पीपीटी में लिखी हैं, जैसा कि हमने आज की क्लास में क्या देखा कि 1972 से 2030 तक के जो एजेंडे थे उनका एक विकास क्रम देखा, ठीक है। हमने देखा कि 1972 में क्लब ऑफ रोम की एक रिपोर्ट आती है द लिमिट टू ग्रोथ के नाम से, ठीक है, जिसमें मेन पॉइंट क्या था कि पृथ्वी पे जो संसाधन है वो सीमित है, क्या उनके माध्यम से हम असीमित डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि बेसिकली एक संकल्पना का जन्म होता है जिसमें कि वर्तमान जरूरतें और भविष्य की पीढ़ियों की चिंता आती है, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं ब्रिटलैंड रिपोर्ट, ठीक है, जो कि आती है 1987 में। चीज़ों को हम देख चुके हैं। ब्रिटलैंड रिपोर्ट कब आती है, 1987 में आती है। अगर इसमें नहीं लिखा तो आप लिखते चलिए, वहाँ पे भी लिखा है। किस नाम से थी, हमारा साझा भविष्य, ठीक है, हमारा साझा भविष्य। इसमें जो है सतत विकास की एक परिभाषा, एक कॉन्सेप्ट आता है। क्या कॉन्सेप्ट आता है कि ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरतें पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा हो करता है, वो कहलाता है आपका सतत विकास। फिर हमने देखा कि पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो में 1992 में होता है, ठीक है। रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक शहर था, ठीक है। इसको रियो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें देखा 100 से अधिक भागीदार देश होते हैं, ठीक है। और इसमें 300 पेजों की एक कार्य योजना आती है जिसको कि एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। यह क्या था, यह 21वीं सदी के लिए पर्यावरण और विकास का एक रूपरेखा थी कि आने वाली नेक्स्ट जो सदी है उसमें पर्यावरण और विकास कैसे, पर्यावरण
का भी ध्यान रखा जाए और डेवलपमेंट यानी कि विकास भी कैसे किया जाए उसी की एक कार्य योजना थी। ठीक है, फिर हमने देखा इसके बाद 1972 ये 1992 की कहानी है। इसके 5 साल बाद एक और होता है न्यूयॉर्क में रियो+5, जहाँ पे इसका मूल्यांकन किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि रियो+10 का आयोजन जोहान्सबर्ग में 2002 में होता है। ठीक है, 2002 में हुआ आपका, 10 वर्षों बाद आयोजित होता है। ठीक है, इसमें जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र होता है और जिसके तहत सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को लागू किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि रियो+20 आता है। रियो+20 जिसका आयोजन कहाँ होता है, जिसका आयोजन आपके होता है रियो डी जेनेरियो में। ये क्या था, ये सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र महासम्मेलन था। ठीक है, इस सम्मेलन का जो शीर्षक था क्या था, रियो+20। ठीक है, और इसकी जो रिपोर्ट किस नाम से आई, द फ्यूचर वी वांट। द फ्यूचर वी वांट किस चीजों पर फोकस था, हमने इसको देख लिया। ठीक है, इसमें कॉल ऑफ एक्शन आता है, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, ये चीजें भी हम देख लिख चुके हैं क्या है। ठीक है, फिर हम देखते हैं 2015 में संयुक्त राष्ट्र की 70वीं महासभा में, ठीक है, आपके जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य है इनके स्थान पर एसडीजी सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया गया। सतत विकास क्या थे, अगले 15 वर्षों में दुनिया के लिए एक नया रोड मैप थे कि हमें कैसे डेवलपमेंट करना है, किन किन चीजों को हमें अचीव करना है। ठीक है, जो 2030 का एजेंडा था, इसकी आधिकारिक थीम क्या थी, अपनी दुनिया में बदलाव टिकाऊ विकास के लिए 2030 का एजेंडा। ठीक है, लक्ष्य क्या थे, अगले 15 वर्षों में 17 लक्ष्य और 169 प्रयोजन जो है निर्धारित किए गए इस रिपोर्ट में, यानी कि इस सम्मेलन में। ठीक है, जिनको कि हम सतत विकास लक्ष्यों के नाम से 17 जो है सतत विकास लक्ष्यों के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनका मेन फोकस कहाँ था इन लक्ष्यों का, कि गरीबी हटाई जाए, भुखमरी की समाप्ति की जाए और लैंगिक समानता कैसे स्थापित की जाए। फिर हमने पूरी विकास यात्रा ये देख ली कि 1972 में लिमिट, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, इसका कालक्रम पूछता है, ऐसे दे देगा कि इनको जो है दे देगा कि लिमिट्स टू ग्रोथ, ब्रेटलैंड रिपोर्ट, रियो सम्मेलन ये कब आया था, तो ये चीजें यहाँ पे याद रखिएगा, इसको इसीलिए हमने इसको यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब 17 विकास लक्ष्यों को आप जो है देख लीजिएगा सर्च करके गूगल पे, या फिर हम कल की पीपीटी में उसको सम्मिलित कर लेंगे, आज की पीपीटी में वो है नहीं। अब ये बताइए कि हमने ये क्लास बहुत मेहनत से तैयार की है। ठीक है, बहुत जगह से इसको मतलब प्रीवियस ईयर जो है आपके वहाँ से जो अच्छी बुक्स है वहाँ से भी हमने कंटेंट को लिया है। अब आप बताइए क्लास कैसी लगी आपको, ये मेहनत कैसी लगी, इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, इस क्लास को देखने के बाद हमने बताया कि इस जो ये हमारी सीरीज चल रही है इसमें आपको इकोनॉमी और सॉरी ये आपका इन्वायरमेंट जो है ये बेहतरीन तरीके से जो है आपको कवर कराया जाएगा। पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, ठीक है, नए और पुराने जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको जो है पूरा अच्छे से कवर किया जाएगा। बेहतरीन जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जितना भी कंटेंट है वो आपको एकदम निःशुल्क एकदम फ्री में दिया जाएगा। केवल जरूरत है आपकी सपोर्ट की, तो आप लोग सपोर्ट बनाए रहिए चैनल पे। और बताइए कि आज की क्लास कैसी लगी, क्या आपने कभी सतत विकास के बारे में जो इतने सम्मेलन हुए हैं क्या आपने कभी इसको अच्छे से देखा था, इतने अच्छे से आपको समझ में आया था जितने अच्छे से हमने आज आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो कमेंट करिए, यदि कोई आपका सुझाव है तो बताने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये हमारा तरीका था पढ़ाने का, हमने कंटेंट को अपने हिसाब से डिज़ाइन किया। यदि इस कंटेंट की डिज़ाइनिंग में मतलब जैसे हमने पढ़ाने की कोशिश की, जैसे बताने की कोशिश की, उसमें आपको कुछ समस्या महसूस होती है, क्योंकि हम कोई टीचर तो है नहीं, हमने जैसे अपने जैसा हम खुद पढ़ते हैं, ठीक है, चीज़ों को वैसा हमने आपको बताने की कोशिश की। क्या कॉन्सेप्ट में, क्या कंटेंट में कोई अगर प्रॉब्लम आपको लगी हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि आपका सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, मिलते हैं बाकी फिर नई क्लास में। ठीक है, अभी इसका क्वेश्चन हम इसके जो है एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।